यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। विज्ञान का मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 फरवरी 2026 को आपका विज्ञान का पेपर है और आपको विज्ञान के बोर्ड परीक्षा में सेम ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। और अगर आपने पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व किया तो आप ज़रूर यहाँ से 65 प्लस मार्क्स ज़रूर स्कोर करेंगे। आपका 70 नंबर विज्ञान का पेपर होता है, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहती है, जो विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूँ, आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। 15 मिनट आप पूरा पेपर पढ़ेंगे और यहाँ पे आप अच्छे से टिक कर लेंगे कौन सा पेपर, कौन सा प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ अनुक्रमांक अपना लिख देना, यहाँ अपना नाम लिख देना, लेकिन उत्तर पुस्तिका में नाम मत लिखना, ये आपका पेपर कोड रहेगा। ठीक है, पूरा पेपर मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे आंसर आपको लिखना है, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, आपका पहली बार बोर्ड परीक्षा है। ठीक है, तो सबसे पहले सामान्य निर्देश की बच्चों बात करते हैं कि सबसे पहले यह है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, अटेम्प्ट करना है। आपको समय को देखते हुए अपने प्रश्नों को लिखना है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ और खंड बा। ठीक है, और खंड आ जो है वो 1 से 20 प्रश्न तक बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 20 प्रश्न आपके बच्चों क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। 20 आपके क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके उत्तर जो है आपको ओएमआर पत्रक पर देना है। आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी जिसमें आपको बबल करना होगा। ऐसे इसमें ABC करके क्या होंगे, ऑप्शन होंगे, उसमें आप इसको ऐसे बबल कर देंगे। ठीक है, ऐसे बबल करना है। जैसे कि मान लो ये A है, B है, C है, D है, तो जो ऑप्शन होगा उसके नीचे आपको क्या करना है, बबल करना है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। चलिए, तो 1 से 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको आपको OMR में देना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रश्न का उत्तर OMR पत्रक पर ही देना है, जो मैंने आपको बता दिया है। उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेज अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। यानी कि जो आपकी OMR शीट है, अगर आपकी गलत हो गई, ध्यानपूर्वक यहाँ पे देना, लिखना है, मतलब बबल करना है, इसका गोला करना है। इसको ऐसे ना काटना है और ना ही इसको छेड़छाड़ करना है। जो उत्तर सही है सिर्फ उसको ऐसे गोला कर दो, काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से। ठीक है, ना ही इसको इरेजर से मिटाना है। अगर आप इरेजर से मिटा दोगे तो आपका OMR एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इसको भरें। ठीक है, फिर प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है, जो आता है आप उसको उत्तर डाल कर लिखते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम खंड आ वाले के बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, जो OMR शीट में करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है बच्चों की किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, मुझे उस लेंस का नाम बताना है जो प्रतिबिंब को, जिसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है समतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो देखो, समतल लेंस होता नहीं है, इसको कट कर दो, कॉन्सलेशन लॉस है। उत्तल, अब तो यहाँ पे दर्पण की बात कर रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ही पता करना है कि कौन सा आपका उत्तर होगा। उसने कहा है कि आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता हो, तो ये कंडीशन है। अवतल लेंस में क्या होता है बच्चों, हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है। और आपको मैं बता दूं कि ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बिंदु के बीच में बनता है। अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा वस्तु, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। अब आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ध्यान रखना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है विद्युत विभवांतर का मात्रक है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है, ओम है, वोल्ट है, वाट है, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, V = W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज, कार्य बटे आवेश। क्या होता है, कार्य बटे आवेश। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको हम जूल पर कूलॉम भी बोल सकते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर 1 कूलॉम। ठीक है,
1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट जो बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलॉम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये विद्युत विभवांतर का मात्रक हो गया वोल्ट। चलिए तीसरा प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोलीय दर्पण है, कोई दर्पण है जिसमें वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? तो फोकस बताना है। तो बच्चों यहाँ पे F इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या होता है? R/2 है ना, वक्रता केंद्र बटे 2। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20/2 ठीक है, कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना हो जाएगा बच्चों इसका? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक मैंने बना दिया है लेंस बना दिया है, दर्पण के केस में ले लेते हैं। चलो ये मैंने बना दिया एक उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण। अगर हमने पॉलिश किधर कर दिया? अंदर की तरफ, तो ये आपका बन गया उत्तल दर्पण। और अगर हमने ये किया और जो उभरा हुआ फेस है इस पे पॉलिश कर दिया, कलर चेंज कर देते हैं, इस पे पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया अवतल दर्पण। ठीक है, तो जो वक्रता केंद्र होता है, ये जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है, ठीक है, उसका जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, आर कहलाता है। और वक्रता केंद्र ये है, और ये जो कर्वेचर है, कर्वेचर का मध्य बिंदु क्या होता है? ये पोल होता है। ठीक है, तो इसने बोला है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। और इसका आधा क्या होता है? किसी दर्पण का फोकस होता है। तो फोकस का फॉर्मूला होता है F=R/2, यानी वक्रता केंद्र बटे 2। तो वक्रता केंद्र की डिस्टेंस 20 है, 20/2 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए बच्चों, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो P होता है VI। विद्युत शक्ति यानी पावर की बात हो रही है, तो पावर क्या होता है? विभवांतर गुणे धारा, P=VI। ठीक है, और इसकी विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वॉट होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिल्कुल बच्चों फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन, 2 नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, 2 नियम है, नियम याद कर लीजिएगा। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? फैराडे ने किया था। ठीक है, छठा प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर काटती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि मान लिया कि ये कोई चुंबक है, यहाँ पे बच्चों ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा दक्षिणी ध्रुव से निकल करके उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जाती हैं। यानी चुंबक से बाहर इनकी जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। ठीक है, और 2 बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, 2 बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कमेंट करके बताना क्यों नहीं काटती हैं। ठीक है, अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो इसका उत्तर आप बताएंगे एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगले मॉडल पेपर में जरूर बताऊंगा क्यों नहीं काटती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बच्चों 7वां प्रश्न, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो देखो, प्रिज्म से अगर हम श्वेत प्रकाश, विजुअल लाइट, सफ़ेद रंग के यानी कि विजुअल लाइट यानी वाइट कलर लाइट को पास कराते हैं तो क्या होता है? देखो, प्रिज्म से जब भी कराते हैं तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है कि ये लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है। ठीक है, और डिस्पर्जन कैसे होता है? विवग्योर में होता है। ठीक है, विवग्योर में होता है। अगर लाइट यहाँ से जाएगी तो यहाँ से लाइट क्या हो जाएगी? ये 7 कलर में टूट जाएगी। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? यहाँ पे ऐसे निकलेंगी और ये जो पैटर्न बनेगा वो विवग्योर का होगा। तो VIVGYOR, सबसे ज़्यादा विचलन वायलेट होता है, यानी किसका? बैगनी रंग का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो देखिए 4 होती है। मीथेन की बात करें CH4। ठीक है, तो इसमें कार्बन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है? 4 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा से जल का संभावित pH मान है। तो देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है वो
5.2 अगर pH है तो हम उसको मानते हैं कि जो वर्षा हो रही है वो अम्लीय है, यानी कि 7 से कम हो पे जा रहा है। 6.2 पे नहीं मानते हैं वर्षा का जल, 5.2 पे हम अम्लीय मानते हैं। ठीक है, मुद्रा धातु है तो मुद्रा धातु आपका सिल्वर है, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर, चांदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो पोटेशियम निकालती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पोटेशियम ठंडे जल के साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, KOH 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकालता है। ठीक है, तो पोटेशियम हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है, कोई नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन है बच्चों वो आपका अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो प्रोपेन का, ये प्रोपेन किसका है, एल्केन है, एल्केन से प्रोपेन बना है, और एल्केन हमें पता है इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, प्रोपेन के लिए हम एन की वैल्यू क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, मेथ एथ प्रो, तो क्या बन जाएगा बच्चों, C3 बन जाएगा, H3 3 दूनी 6 का 8, C3H8। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो सुपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो सुपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इन सब की मदद से अपना भोजन बना लेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। फिर 15वां प्रश्न आता है बच्चों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए अलैंगिक जनन किस में होता है, तो क्या अमीबा में, लेस्मानिया में, देखिए अमीबा में नहीं होता अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तो होता है, अमीबा में भी होता है, लेस्मानिया में भी होता है, लेकिन मुकुलन ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। मुकुलन किस में होता है, तो मुकुलन ईस्ट में होता है, इसके अलावा हाइड्रा में भी होता है, मुकुलन हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डार्विन प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा, प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत हेतु। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो ब्रायोफाइलम में होता है। अजूबा एक प्रकार की पत्ती होती है जिससे एक पत्ती से ही पेड़ बन जाता है ना, उसमें ब्रायोफाइलम एक प्रकार के ऐसे मतलब फाइलम है जिसमें पत्तियों से ही नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। पित्त का संश्लेषण होता है, तो बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा, यकृत में होता है। पित्त का संश्लेषण यकृत में होता है, और पित्त इकट्ठा होता है, जाके कमेंट करके बताइएगा। संश्लेषण तो यकृत में होता है, लेकिन पित्त इकट्ठा कहाँ होता है, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, तो मुख से होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, मुख से हो जाती है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है, मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए खंड बा पे आते हैं। देखिए अब ये 20 प्रश्न आपको OMR में देना था, है ना, जो मैंने बताया आपको। अब उसके बाद खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको किस में लिखना है, कॉपी में लिखना है। बढ़िया से कैसे कॉपी में लिखेंगे, ऊपर सबसे पहले यहाँ डालेंगे प्रश्नोत्तर, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखेंगे, और फिर बीच में लिखेंगे ऐसे बड़ा बड़ा हेडिंग डाल करके, और फिर यहाँ पे आप ऐसे उत्तर डाल करके उत्तर नंबर 21 डालेंगे, और यहाँ से अपना नंबर मतलब उत्तर लिखना ऐसे स्टार्ट कर देंगे, जैसे मैंने उत्तर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समझ में आया, ऐसे आपको अपना उत्तर लिखना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में। तो देखिए 21वां प्रश्न पूछा गया, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इनके क्या लिखना है, इनके कुछ गुण लिखना है। तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, चुंबक के बाहर, अभी मैंने बताया था ना, उत्तर से किधर जाती है, दक्षिण जाती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती हैं। और ये क्लोज्ड कर्व बनाती है, बंद वक्र बनाती है। अभी देखो मैंने डायग्राम बनाया था ना, यहाँ पे इनका वक्र कैसा होता है, मान लो इधर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये क्लोज्ड कर्व होती है, कर्व पूरा क्या होता है, इनका बंधा होता है। ठीक है, मतलब ये क्लोज्ड कर्व में होती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, बिल्कुल ये भी इनका गुण है कि एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। जहाँ रेखाएं सघन होती हैं वहाँ क्षेत्र प्रबल होता है, तो पोल्स के पास रेखाएं सघन होती हैं, तो यहाँ पे क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। 22वां प्रश्न है, मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है, स्वस्थ मानव क्या आंख के लिए इसकी स्थितियां बताइए। तो निकट बिंदु यानी न्यूनतम दूरी जहां वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु यानी अधिकतम दूरी जहां वस्तु स्पष्ट दिखे, यानी कि अनंत। तो स्वस्थ आंख के लिए जो निकटतम बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर होती है, और दूर बिंदु अनंत होती है, यानी कि आंखों की क्षमता अनंत है। हम यहाँ से टिमटिमाते हुए तारे भी दिखाई देते हैं, यानी कि अब तारों बताओ कितने दूर तार हैं, वो भी मेरे आँखें देख सकती हैं। ठीक है, हम लोग की आँखें देख सकती हैं। तो
दूर बिंदु क्या है, अनंत है। फिर 23वां प्रश्न है बच्चों, 4 नंबर का आता है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण कैसे करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष जब आंख का वस्तु स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाती है। दूरदृष्टि मतलब आंख वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, दृष्टि दोष होता है। ठीक है, या तो अब ये दो तरीके का होता है, दृष्टि दोष आपका दो तरीके का होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, और एक जरा दृष्टि दोष होता है। यानी कि जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, हमें जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं चारों तरफ, उन सब का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तो साफ क्लियर एकदम दिखाई देगा, एकदम साफ आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बन जा रहा है, जैसे कि आप ऐसे सपोज करो बच्चों कि मैं थोड़ा सा बस आपको समझाऊंगा, ये आपकी आँख है, यहाँ पे लेंस लगा होगा और ये रेटिना है। अगर रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे कुछ आके ऐसे प्रतिबिंब बन रहा तो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन प्रतिबिंब अगर रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनने लगा, ए और बी पोजीशन पे, तो वस्तु दिखाई नहीं देगा, तब आपको निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला था दृष्टि दोष क्या है, तो आपको पता चल गया कि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है तो दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और दूर दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए 24वां प्रश्न है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको उसका वही मानव नेत्र वाला डायग्राम आप पढ़ लेना और उसको बनाना सीख लेना। उसमें क्या क्या होता है, मानव नेत्र एक प्रकाशिकीय यंत्र है जिसमें कार्निया होता है, आपको कार्निया उसमें दिखाना है डायग्राम बना करके। यहाँ पे मैं डायग्राम लगा नहीं पाया हूँ, लेकिन आपको बुक में होगा, आप देख लेना, या मैं अगली क्लास में सिर्फ इसी का ही वीडियो बता दूंगा। परितारिका, पुतली, नेत्र लेंस, रेटिना, तंत्रिका तंत्र। रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको उसमें दिखानी है, सचित्र वर्णन बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको उस चित्र में मेंशन करनी है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया, अथवा में, अगर आपको ऊपर का डायग्राम नहीं बनाना है तो आप थ्योरी वाला क्वेश्चन अटेंड कर लो। अभी मैंने आपको चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताया, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना बच्चों। अगर जिसके पास नोट्स नहीं है तो यहीं से आप नोट्स बना के पढ़ लो, अभी भी आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। फिर यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। 25वें प्रश्न से निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, यानी यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, और एथेनोइक अम्ल को की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं। देखो एथेनोइक अम्ल यहाँ पे हमने लिया है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पे यहाँ भी बन जाता है सोडियम एसीटेट बनता है, और वाटर निकलता है और CO2। ये रिएक्शन याद कर लो, सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रेट इधर चला जाएगा और जिंक के साथ जिंक को बाहर कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरीके से यहाँ पे, क्योंकि जिंक की जो है वो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो सिल्वर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, सिल्वर को AgNO3 से डिस्प्लेस कर देगा और जिंक नाइट्रेट बना लेगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट विलयन को बोरिक क्लोराइड विलयन से क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा एग्जाम में रिपीट होने वाली, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें ये आपकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है बच्चों, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम सल्फेट और NaCl बन रहा है। यहाँ पे देखो आयंस का एक्सचेंज हुआ है बेटा, बेरियम के साथ सल्फेट लग गया तो बेरियम सल्फेट हो गया, और सोडियम के साथ क्लोरीन होकर NaCl हो गया, यानी यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, इसको पॉज करके खनिज और अयस्क में आप अंतर पढ़ लीजिए। अयस्क बेसिकली एक मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम धातु निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसको पूरा पढ़ लेना। फिर धातु और धातु में अंतर क्या है, ये भी आप तैयार कर लेना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, उत्तर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र तथा बनाने की विधि लिखिए, इसके प्रमुख गुणों और उपयोग की विवेचना कीजिए। तो कैल्शियम जो आपका नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। कैसे इसको बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। उपयोग कहाँ होता है इसका, जल शोधन में, कीटाणुनाशक में और कपड़ों की ब्लीचिंग करने में। ठीक है, तो अगला फिर 28 का है, यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो लार भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसमें उपस्थित टाइलिन
एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। लार भोजन को नम मुलायम बनाकर उसे निगलने में भी सहायता करती है। ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। इससे मनुष्य की त्वचा, कैंसर, आंखों की बीमारियों तथा जीवों और पर्यावरण में होने वाली क्षति को सुरक्षा मिलती है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर आप पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। स्वपरागण और परपरागण में भेद कीजिए। तो स्वपरागण में परागण उसी पौधे के दूसरे फल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जबकि परपरागण में परागण के एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। स्वपरागण में विविधता कम होती है, जबकि परपरागण में अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। परिवार नियोजन की किन्हीं दो स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नसबंदी है ना, जिसको पुरुष नसबंदी वैक्सोटॉमी बोलते हैं, और ट्यूबेक्टोमी एंड महिला नसबंदी। ठीक है, ये दो स्थायी विधियां हैं। किन्हीं दो पादप हार्मोन्सों के नाम और कार्य लिखिए। तो ऑक्सीन है और जिबरेलिन है। यह पौधों की कोशिकाओं की वृद्धि एवं तने की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है तथा प्रकाश की ओर मुड़ने में भूमिका निभाता है, यानी इसमें फोटोट्रॉपिज्म होता है। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीन जिम्मेदार है। जिब्रेलिन क्या है? तने की लंबाई बढ़ाने, बीजों के अंकुरण तथा कुछ पौधों में फूल आने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। पौधों में रंध्र की उपयोगिता को उल्लेख कीजिए। स्टोमेटा क्या है? तो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं ये गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण और शोषण संभव होता है। रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, जो पौधों में जल संतुलन और तापमान में नियंत्रण में सहायक होता है। फिर यहाँ पे पाचन तंत्र का आप प्रिपेयर कर लेना, पाचन तंत्र का सचित वर्णन करना है आपको, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। फिर है मनुष्य में आंतरिक परिवहन किस प्रकार होता है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मनुष्य में आंतरिक परिवहन का कार्य मुख्यतः रक्त प्रसरण द्वारा होता है। यह तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों तथा ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त प्रसंचरण तंत्र में हृदय, रक्तवाहिनियां शामिल होती हैं। ठीक है, ये सारा यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पढ़ लो। ठीक है, रक्तवाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। धमनियाँ जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। सिराएं जो अशुद्ध रक्त को अंगों से वापस हृदय तक लाती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आंतरिक परिवहन के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। तो ये इस प्रकार मॉडल पेपर है और ऐसे ही आपको अपना उत्तर लिखना है। ऐसे उत्तर लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार मैं कई मॉडल पेपर कराऊंगा, सभी मॉडल पेपर आप तैयार कर लीजिए और आपका पेपर सारा मॉडल पेपर से ही फंस जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।